वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल को स्वागत है। आज सामान्य विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। यह थ्योरी पोर्शन होगा। यहाँ से जो है रेलवे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को जो है पूरा अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करते हैं। किसी वस्तु के निश्चित आकार एवं आकृति के लिए यह नियत रहता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के बीच का वह बिंदु जिससे तीनों मध्यिकाएं मीडियंस जो है गुजरती है, वह जो है त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होते हैं। त्रिभुज के बीच का वह बिंदु जिससे जो है तीनों मध्यिकाएं मीडियंस जो हैं गुजरती है, वह त्रिभुज का जो है गुरुत्व केंद्र होते हैं। चलिए अब देखते हैं वृत्त का जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं जो वृत्त है, वृत्त का जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है। वृत्त का जो है मध्य बिंदु पर स्थित होता है। जो वृत्त का गुरुत्व केंद्र होते हैं वह वृत्त के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। इटली में जो है आपका पिसा के मीनार जो है, इटली में पिसा के मीनार यह झुके रहने के बावजूद जो है क्यों नहीं गिरता है, इनका कारण क्या है। उसके पीछे जो है आपका गुरुत्व केंद्र है, जिससे कारण जो है गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसके आधार से होकर गुजरती है। उसके जो है गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उनके आधार से होकर जाती है। इसलिए जो है इटली में जो पिसा की मीनार है झुकी हुई, वह जो है नहीं गिरती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाने के कारण उसके गुरुत्व से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार तल से होकर जाती है, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। डबल डेकर बस में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है। डबल डेकर बस में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है और अधिक यात्रियों को बैठाया जाता है, क्योंकि बस का गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे और उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से जाए। तो इसलिए जो है डबल डेकर बस में जो है निचली मंजिल जो होता है वह अधिक भारी बनाई जाती है। न्यूटन का जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को देखते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इनको देखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक अन्य कण को उस बल से आकर्षित करता है जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण समीकरण जो है क्या होते हैं, F जो है समानुपाती होता है m1 और m2 बटे व्युत्क्रमानुपाती होता है किनका, जो कि बीच की दूरी है उनका वर्ग का, तो r² हो जाएंगे। और अगर ये समानुपाती हटाया जाए तो यहाँ पर जो है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r² हो जाएंगे। यहाँ पर जो कैपिटल G है यह एक जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। जो कैपिटल G है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इनका जो है मान कितना होता है, तो 6.67 होते हैं। 3 × 10⁻11 होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है kg²। ये इनका जो है मान होता है कैपिटल G का। जहाँ पर G जो है क्या है, कैपिटल G जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों वाले पिंडों के मध्य कार्य करता है। जो कैपिटल G है इनका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है सर्वत्र नियत, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी पिंड के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंडों द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को जो है क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो है तीव्रता
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए इनको समझते हैं। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को उस पिंड के जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर केजी होता है। m द्रव्यमान वाले पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित m द्रव्यमान वाले पिंड का F बल आरोपित किया जाता है। m द्रव्यमान वाले पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित m द्रव्यमान वाले पिंड पर F बल आरोपित किया जाता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पिंड पर आरोपित बल बटे पिंड का द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र जो है तीव्रता इनको I से जो है डिनोट करते हैं, और गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पिंड पर आरोपित जो है बल क्या हो जाएगा? F फोर्स बटे पिंड का द्रव्यमान बटे m। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m न्यूटन पर केजी हो जाएंगे। m द्रव्यमान वाले पिंड से r दूरी पर स्थित m द्रव्यमान वाले दूसरे पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा? G mm बटे r स्क्वायर, जहाँ पर I बराबर क्या होता है? F बटे m होते हैं। I बराबर क्या होता है? F बटे m होता है। तो इस प्रकार जो है I बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M बटे जो है r स्क्वायर हो जाएंगे। ये अगर यहाँ पर F बटे m होता है, अगर स्मॉल m को अगर इस तरफ कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल F बटे यहाँ पर जो है स्मॉल m हो जाएंगे, बराबर G m बटे जो है r स्क्वायर। तो F बटे m जो है किन के बराबर होता है? तो यह I के बराबर होते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Gm बटे r स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है। पृथ्वी आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। स्वतंत्र अवस्था में गिरते हुए किसी पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो A बराबर क्या होते हैं? F बटे क्या होता है? m होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m हो जाएंगे। गुरुत्वीय त्वरण को जो है स्मॉल g से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं इनको जो स्मॉल g से जो है प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल g का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम तथा जो है चंद्रमा पर जो है g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है, मतलब 16.6% होता है। तो इनको याद रखिएगा, g का मान जो है पृथ्वी सतह पर अधिकतम होता है, और वही जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से जो है 1/6 गुना होता है। पृथ्वी पर जो स्मॉल g है इनका मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। और चंद्रमा पर कितना होता है g का मान? तो वह है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पृथ्वी पर मान पूछा जाए स्मॉल g का तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चंद्रमा पर स्मॉल g का मान कितना है? 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह माप है जो एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। गुरुत्वीय विभव सदैव जो है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यह एक जो है अदिश राशि है। यह एक जो है क्या है? अदिश राशि है। v बराबर क्या होते हैं? -w बाय जो है m होता है, जूल पर केजी होते हैं। जो गुरुत्वीय विभव है इनका फॉर्मूला क्या होते हैं? तो v बराबर क्या होते हैं? -w बाय जो है m होता है, जूल पर केजी। द्रव्यमान मास, किसी पिंड या कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। किसी पिंड या कण में उपस्थित
पदार्थ की मात्रा क्या है, किसी पिंड का जो है द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का आधारभूत गुण है। यह एक भौतिक राशि है। किसी भी पिंड अथवा कण का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। द्रव्यमान एक जो है अदिश राशि है। यह एक क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होते हैं, kg होता है। नेक्स्ट है भार, वेट। किसी वस्तु का भार उस वस्तु का द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर क्या होते हैं, mg होता है। वेट बराबर क्या होता है, mg होते हैं, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान हो गया, और जो है g यह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। भार एक क्या है, एक सदिश राशि है। भार एक क्या है, सदिश राशि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, परंतु वस्तु के स्थान में परिवर्तन के साथ पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी में परिवर्तन होता है, तब जो गुरुत्वीय त्वरण है इनका मान जो है बदलता है। इसलिए वस्तु का भार स्थान के सापेक्ष बदलता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, अतः वस्तु का भार भी जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा है, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होगी। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा है, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए उसका भार भूमध्य रेखा पर कम तथा जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। चलिए समझते हैं भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं, उनको देखते हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं। भूमध्य रेखा पर जहाँ पर जो लैटिट्यूड है अगर वो 0 डिग्री पर है, पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है। ये क्या है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है RE। गुरुत्वीय त्वरण का जो है सूत्र क्या हो जाएगा, G बराबर G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 डिग्री। इनका सूत्र क्या होता है, G बराबर G माइनस RE और ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये वाले जो है लैटिट्यूड। तो यहाँ पर जो है इसके जो ऊपर वैल्यू जो पुट कर देंगे, कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर हो जाएंगे G बराबर G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर जो है ये वाले ये क्या हो जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएंगे, और ये स्मॉल जो है G ये वास्तविक जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और ये RE जो है ये भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। जो ये RE है यह भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये ओमेगा जो है यह पृथ्वी की कोणीय गति है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं वह क्या होता है, न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अधिकतम होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं। यहाँ पर जो है लैटिट्यूड वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी चपटी होने के कारण उसकी त्रिज्या जो है न्यूनतम होती है, इसलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री का जो है मान निकाला जाए तो वो 0 हो जाता है। तो G बराबर क्या हो जाएंगे, G हो जाएगा, और यहाँ पर जो है अधिकतम मान होता है, तो इसलिए जो है ध्रुवों पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं वो क्या होता है, अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान पृथ्वी तल पर ही होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर स्मॉल g के मान में कमी होती है। वास्तविक भार तथा आभासी भार क्या है, उनको देखें। वास्तविक वजन वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे जो है वास्तविक भार कहते हैं। वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वास्तविक भार कहलाता है। प्रत्यक्ष वजन किसी पिंड को मुक्त रूप से गिराने से रोकने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सहारा देने के लिए आवश्यक बल को आभासी बल कहा जाता है।
लिफ्ट से संबंधित जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इनको समझते हैं। लिफ्ट जब विराम अवस्था में है, लिफ्ट जब विराम अवस्था में है, तब व्यक्ति का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। जो व्यक्ति है उनका आभासी भार जो है वो वास्तविक भार के बराबर होगा, क्योंकि व्यक्ति पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाले बल का मान गुरुत्व बल के बराबर है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर दिशा में गतिमान हो तब वस्तु का भार अधिक प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की दिशा में गतिमान हो तब जो है वस्तु का भार अधिक जो है प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की दिशा में गतिमान हो तब वस्तु का भार कम होता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो व्यक्ति के भार में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की चैन टूट जाए यदि नीचे आते समय लिफ्ट की चैन टूट जाए तब वस्तु पर गुरुत्व बल के विपरीत कार्यरत बल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। अर्थात वस्तु का भार क्या होगा? शून्य प्रतीत होगा। यदि नीचे आते समय कोई लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से गति करे तब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। यदि नीचे आते समय कोई व्यक्ति लिफ्ट जी से जो है अधिक त्वरण से गति करे तब जो है लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। चलिए देखते हैं सैटेलाइट उपग्रह के बारे में। जो उपग्रह आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें उन ग्रहों के उपग्रह कहते हैं। जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे भू उपग्रह अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं। उपग्रह उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं उपग्रह। एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट्स क्या हैं? जो उपग्रह प्राकृतिक रूप से बने होते हैं तथा किसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चलिए देखते हैं उपग्रहों का कक्षीय वेग एवं आवर्तकाल। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है उनका कक्षीय वेग जो है उतना ही अधिक होता है। इनको याद रखिएगा, उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा से जितना अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है उनका जो कक्षीय वेग होते हैं वह उतना ही अधिक होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जो उपग्रह का परिक्रमण काल होते हैं वह पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पास में स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। जो स्थित होते हैं उपग्रह पास में उनका जो है परिक्रमण काल क्या होता है? कम होता है, तथा दूर स्थित जो है उपग्रह उनका परिक्रमण काल जो है क्या होते हैं? अधिक होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मानव द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह को जो है दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है भूतुल्यकालिका उपग्रह, एक है ध्रुवीय उपग्रह। दो हैं, एक है भूतुल्यकालिका उपग्रह, एक है ध्रुवीय उपग्रह। दो भागों में इनको जो है विभाजित किया गया है। एक ही कक्षा में स्थापित अलग अलग द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है। एक ही कक्षा में स्थापित अलग अलग द्रव्यमान वाले उपग्रहों का जो है कक्षीय वेग क्या होते हैं? समान होते हैं, अर्थात कक्षीय वेग उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं अंतरिक्षयान में भारहीनता क्या होते हैं। वेटलेसनेस इन अ स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता महसूस करते हैं क्योंकि अंतरिक्षयान पृथ्वी के
इर्द गिर्द चक्कर लगाते समय पृथ्वी के केंद्र की ओर स्वतंत्र रूप से गिरता है। इस दौरान अंतरिक्ष यान में बैठे यात्रियों पर कोई बल नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि वे भारहीन होकर तैर रहे हैं। अंतरिक्ष यान में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होते हैं? शून्य होता है। इनको याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष यान होते हैं इनमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। अंतरिक्ष में किसी भी जो है वस्तु का भार अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है परिमित होता है। नेक्स्ट है पलायन वेग। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। इसे ही जो है पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग को जो है भी से जो है प्रदर्शित करते हैं। इनको याद रखिएगा, किससे? भी से। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है अगर पूछ दे तो वह क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो वह है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। सभी ग्रहों में बृहस्पति का पलायन वेग कितना होता है? तो इनका जो है पलायन वेग होते हैं 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना या एक मतलब 41% जो है बढ़ा दिया जाए, तो अगर √2 गुना कर दिया जाए या तो 41% अगर बढ़ा दिया जाए तो वह जो है उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो इनको याद रखिएगा, पलायन वेग कक्षीय का जो है अगर √2 गुना कर दिया जाए तो वह जो है उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पलायन वेग का जो है सूत्र है ये, इनको आप जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूत्र क्या होते हैं? बी बराबर क्या होते हैं? √2gm/r। जहाँ पर जो भी है यह क्या है? पलायन वेग है, और जो कैपिटल जी है एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और जो है m है यह वस्तु का द्रव्यमान है, और ये r जो है आरंभिक स्थान से उस वस्तु की केंद्रीय बिंदु से जो है दूरी है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पलायन वेग का फार्मूला है भी बराबर क्या होते हैं? √2gm/r होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संदर्भ में प्रमुख 3 नियम दिए, जो कि ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं। चलिए तीनों नियम को देखते हैं। प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इनका प्रथम नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य इन कक्षाओं के 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देखें तो यहाँ पर यह जो है F1 क्या है? यहाँ पर यह सूर्य है। सूर्य को जो यहाँ पर चिन्हित किया गया है F1 से, यहाँ पर देखें, और यहाँ पर P है जो कि ग्रह है, जो कि अपनी कक्षा में गति कर रहा है। इस कक्षा में जो है गति कर रहा है ग्रह। और यहाँ पे एक जो है ये F2 है, जो कि आपका दूसरा जो है फोकस बिंदु है। यहाँ पे देखें तो अपसोर है और यहाँ पर उपसोर है। दोनों में अंतर क्या है? उपसोर किसको बोलते हैं, इनको समझिएगा। यह कक्षा का वह बिंदु होता है जहाँ जो है ग्रह सूर्य के सबसे निकट हो। जहाँ पर जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है उनको जो है अपसोर कहते हैं। जहाँ पर ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है उनको उपसोर बोलते हैं, और जो दूर में होते हैं उनको अपसोर कहते हैं। जो नज़दीक में होगा वह उपसोर होगा, और जो दूर में है वो उनको अपसोर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यह जो है ये ग्रह है, और ये जो है यहाँ चक्कर लगाता है एक कक्ष पर। तो यहाँ पे इस फिगर में देखें
तो जो है जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर जो है एक दीर्घ दीर्घ जो है वृत्ताकार कक्षा में जो है घूमता है। और सूर्य उस कक्षा के दो फोकस में से एक पर जो है स्थित है आपके, जो कि यहाँ पे F1 में है। चलिए देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में एवं समान क्षेत्रफलों में विस्थापित होती है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो केपलर का जो है द्वितीय नियम, यह जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर जो है आधारित है। जो सेकेंड नियम है, इनके अनुसार क्या है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में जो है समान क्षेत्रफल जो है तय करता है। यहाँ पर जो है फिगर बने हुए हैं, यहाँ पर एस क्या है, यह जो है सूर्य है, और ये जो पी है ये क्या है, ग्रह है। एक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में जो है घूम रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक अंडाकार कक्षा है, इनमें जो है यह घूम रहा है। जहाँ पे जो है P1 से P2, P1 से जो है P2, इनमें P1 से P2 तक पहुँचने में लगा समय क्या है, तो वह T है। इनमें जो है लगा समय क्या है, वह T है। और P4 से जो है P3, इन पर पहुँचने में लगा समय क्या है, यहाँ पर T है। तो क्षेत्रफल -1 बराबर जो है क्षेत्रफल माइनस जो है 2 यहाँ पर हो जाएंगे। जब जो है ग्रह सूर्य के करीब होता है तो वह एक निश्चित समय में एक जो है दूरी तय करता है, और इस दौरान जो है तय किया गया दूरी जो है वह क्षेत्रफल दिया गया, कितना, यहाँ पर 1 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इसमें, तो जब यहाँ पर जो है सूर्य एक दूरी तय कर रहा है उतने समय में, T समय में, तो इनके दौरान जो है तय किया गया जो है क्षेत्रफल वो क्या है, तो यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरह जो है यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ग्रह की जो है गति स्थिर नहीं रहती है जब ग्रह सूर्य के पास होता है। जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो तेजी से चलता है, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो वो धीमी गति से चलता है। तो ये जो है केपलर का जो है यह दूसरा नियम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है केपलर का जो है तृतीय नियम क्या है, या परिक्रमण कालों का नियम। किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लिए गए समय, आवर्तकाल का जो है वर्ग उसकी जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो इनके जो है वर्ग मतलब T का स्क्वायर, और यह समानुपाती होता है किनके, तो वह है अर्ध दीर्घ अक्ष के। तो यह जो है A हो जाएगा, और तृतीय घात इनका जो है क्यूब हो जाएगा, इनके जो है समानुपाती होता है। यहाँ पर देखें तो यह जो है सूर्य है, ऐसे नोट किया गया है, और यहाँ पर जो है ग्रह है जिनको P से किया गया है, और आवर्तकाल क्या है, T। और यहाँ पर जो है ये क्या है, अर्ध लघु अक्ष हैं, और ये अर्ध दीर्घ जो है अक्ष हैं। इनको जो है A से नोट किया गया है, और यहाँ पर इनको जो है B से। इनका गणितीय सूत्र क्या होते हैं, T का स्क्वायर, आवर्तकाल का स्क्वायर, और यह जो है समानुपाती होता है अर्ध जो है दीर्घ अक्ष के जो है समानुपाती होता है। तो यह जो है A क्यूब अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के जो है समानुपाती होता है। और उनके बाद जो है T स्क्वायर, और यहाँ पर जो है बराबर K A क्यूब हो जाएंगे, जहाँ पर K जो है यह क्या है, स्थिरांक है, यह जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो है गणितीय सूत्र दिए गए हैं, T स्क्वायर समानुपाती A क्यूब बराबर क्या हो जाएंगे, T स्क्वायर बराबर K A क्यूब, जहाँ पर जो है T यह सूर्य के परित ग्रह का जो है आवर्तकाल है, और जो R है स्मॉल r यह अर्ध दीर्घ अक्ष है, और जो K है यह केपलर नियतांक है। यहाँ पे R लिख दिया गया है, यह गलत है, यहाँ पर A होगा। यह क्या है, एक अर्ध दीर्घ अक्ष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर बराबर K A क्यूब। अभी आप लोगों ने इतने शानदार तरीके से
ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण को देखा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, अगर आज का यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस क्लास का रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।